तो हेलो गाइस, सैम पाई बैक। तो आज हम बात करेंगे ओशिनो की सेकंड एपिसोड थर्ड ऑप्शन के बारे में। तो लेट्स बिगिन। तो लास्ट एपिसोड में आई तो मर जाती है, बट रूबी ट्राई कर रही थी एक आइडल बनने का, ताकि वो अपनी मॉम की तरह एक टॉप आइडल बन सके। और उसके पास दो सीक्रेट्स थे जो किसी को नहीं बता सकती। पहला तो ये कि वो आई की बेटी थी जिसे फैन ने मार दिया था, और दूसरा कि उसके पास प्रीवियस लाइफ की मेमोरी थी जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा बीमार थी और आई की एक बहुत बड़ी फ़ैन थी, और वो आई की चाइल्ड के रूप में ही रिबॉर्न हुई थी। और जो कुछ साल उसने आई के साथ में बिताए थे वो उसके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल थे। तो अब वो चाहती आई की तरह ही एक आइडल बनना, बट एक्वा इस चीज़ के बिल्कुल अगेंस्ट था। एस आइडल की सैलरी बहुत ज़्यादा लो होती है और उन्हें जल्द रिटायर करना पड़ता है, जिसके बाद उन्हें कोई सही जॉब भी नहीं मिलती। तो आइडल की लाइफ बहुत ज़्यादा टफ थी। बट रूबी के अकॉर्डिंग हर कोई आदमी कॉस्ट रिटर्न के बारे में सोचता रहेगा तो कहीं भी खुश नहीं रह पाएगा। और रूबी अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती थी, तो एक्वा वहाँ से चले जाता है। बट हम देखते कि एक्वा आई के डेथ के बाद से बहुत ज़्यादा चेंज हो गया था। वो हमेशा दुखी रहता था और किसी भी चीज़ को इंजॉय नहीं कर पाता था, और वो डायरेक्टर अप्रेंटिस बन के कुछ प्लानिंग कर रहा था। और वहीं इचिगो भी आई के डेथ के बाद से उन्हें कांटेक्ट में नहीं था, तो मियाको को पूरी एजेंसी को टेक ओवर करना पड़ा था। और आई के जाने के बाद भी कोमाची को भी 2 साल के अंदर ही डिस्बैंड होना पड़ा था। तो अब स्ट्रॉबेरी प्रोडक्शन के पास में आइडल डिपार्टमेंट नहीं था, और अब वो बस जो इंटरनेट पर्सनालिटीज़ थे उन्हें मैनेज करते थे। और उनके लिए एक और आइडल ग्रुप को बनाना भी प्रैक्टिकल या फिर पॉसिबल नहीं था। और मैं के अकॉर्डिंग जो ड्रीम उन्हें आई ने दिखाया था वो एक ऐसा एक्सपीरियंस था जिसे कभी भी भूल नहीं सकती। बट एक तरह का मिरेकल था जो कभी भी रिपीट नहीं करेगा, क्योंकि रियलिटी में चीज़ें इतने स्मूथली नहीं जाती। और तभी रूबी कॉल आता उसी एजेंसी से जिसका ऑडिशन उसने दिया था, बट वो ऑडिशन को इस बार भी क्लियर नहीं कर पाती, जिस पे वो बहुत ज़्यादा दुखी थी और उन्हें स्टार्ट कर देती है। तो मियाको उसे कंसोल करती है और बताती है कि रियलिटी में ऐसी चीज़ें होती हैं। ऐसा जो ऑडिशन था उसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होती है, और हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि एबिलिटीज़ को फेयरली जज किया जाएगा। बट हम देखते हैं कि कॉल एक्चुअली एक्वा ने की थी, और उसने एजेंसी को भी बता दिया था रूबी के फ़ोन से टेस्ट करके कि वो विड्रॉ कर रही थी, और उनके नंबर को भी ब्लॉक कर दिया था ताकि वो रूबी को कांटेक्ट ना कर सके। ऐसा तो नहीं चाहता रूबी एक आइडल बने और उसका एंड आई की तरह हो। लेकिन अगले दिन रूबी को एक अंडर आइडल ग्रुप स्काउट कर लेता है, जिस पे वो बहुत ज़्यादा खुश थी। एस आई को भी स्काउट किया गया था, जिसके बाद एक आइडल बनी थी। बट एक्वा और मियाको ग्रुप पे डाउट कर रहे थे एलिजिड था भी या फिर नहीं। और रूबी नेक्स्ट दिन उन्हें कंसर्ट देखने वाली थी, और कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी वो वही बातें करने वाली थी। पर एक्वा किसी भी हालत में उसे रोकना चाहता, बट मियाको से बताती है कि उसे समझ आ रहा था कि वो नहीं चाहता कि रूबी के साथ में भी सेम चीज़ हो जो आई के साथ में हुई थी। और खुद भी सोचती थी कि क्या चीज़ें डिफरेंटली कर सकती थी जिससे फ्यूचर थोड़ा अलग होता। बट उसने रूबी को अपनी खुद की बड़ी तरह पाला था, और वो उसे प्रोटेक्ट करना चाहती थी। बट इसी वजह से वो रूबी को अपना ड्रीम फॉलो करने से नहीं रोक सकती, एज उसमें क्वालिटी थी अपना ड्रीम अचीव करने के लिए। बट उसे एक्वा क्या था कि उसके ड्रीम के बारे में बाद में बात करेंगे, और अभी के लिए जो अंडरग्राउंड ग्रुप था वो उसकी लाइफ स्ट्रीम मैसेज चेक करना चाहता। तो एक्वा उसी अंडरग्राउंड ग्रुप के एक मेंबर को अप्रोच करता स्ट्रॉबेरी प्रोडक्शन का स्काउट बन के, और वो उसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करता ताकि उसे उनकी एजेंसी
और ग्रुप के बारे में पता लग सके, तो उसे बताती है कि उन्हें एक बहुत ही कम गारंटी पे मिलती थी अगर वो सभी कंसर्ट को अपीयर हो, और साथ में उन्हें कमीशन मिलता था जो डिपेंड करता था कितने फैंस के साथ में पिक्चर्स क्लिक करते हैं। बट जो क्लोज और बाकी एक्सपेंस था वो उनकी इनकम से डिडक्ट किया जाता था, और जो मेकअप और ट्रांसपोर्ट खर्चा था वो उन्हें खुद ही करना पड़ता था। तो उनकी मंथली इनकम बहुत ही ज़्यादा कम थी, और वो मेंबर अपने ग्रुप से खुश नहीं थी, एज उनका मैनेजर एक मेंबर को प्रमोट कर रहा था, और ये बिलीव किया जा रहा था कि वो दो डेट कर रहे थे, एज वो मेंबर उतनी टैलेंटेड नहीं थी, बल्कि वो खुद बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करती थी। बट उनकी फ्लॉड मैनेजमेंट की वजह से वो सक्सेस नहीं मिल रहा था, और उनके मेंबर्स के बीच का एटमॉस्फेयर भी अच्छा नहीं था, एज कुछ मेंबर्स क्विट करने के लिए तैयार थे, और इसलिए मैनेजर नए मेंबर्स के लिए स्काउट कर रहा था, और उसके तो लड़की वहाँ से चली जाती हैं। और मैं के अकॉर्डिंग एक मेजर पर डिपेंड करता है कि ग्रुप कैसा होगा, बट वो नहीं कह सकती कि ग्रुप कैसा था, एज ये बात भी क्लियर नहीं थी कि वो लड़की सब कुछ सही कह रही थी या फिर नहीं, एज जो र्यूमर्स थे वो मेंबर्स के बीच की टेंशन और जेलसी की वजह से भी अराइज होते हैं, एज ग्रुप को बनाने के साथ साथ मेंटेन करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल था। बट ऐसे रूमर्स की वजह से एक्वा नहीं चाहता रूबी उस ग्रुप को ज्वाइन करे, एज उनकी मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा फ्लॉड और अनट्रस्टवर्दी थी, तो उसे रोकने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। और वहीं नेक्स्ट दिन रूबी कॉन्सर्ट में जाने के लिए तैयार थी, और साथ में ग्रुप ज्वाइन करने के लिए भी। और इससे मियाको से पूछती है क्या वो इस चीज़ के बारे में सही में सीरियस थी, एज आइडल बनना एक चैलेंजिंग जॉब थी, बट रूबी आइडल बनने के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस थी, एज वो अपनी मॉम की तरह ही आइडल बनना चाहती थी, और इसके मियाको से कहती है उस ग्रुप को ज्वाइन ना करके बल्कि उनकी एजेंसी को ज्वाइन करने को, एज स्ट्रॉबेरी प्रोडक्शन फाइनली बहुत टाइम के बाद एक आइडल ग्रुप बनाने वाला था, और वो उसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेती है, जिस पे रूबी बहुत ज़्यादा खुश थी। और जो एक कॉन्ट्रैक्ट था नेसेसरी प्रोसीजर था स्कूल के आर्ट्स परफॉर्मिंग डिपार्टमेंट को ज्वाइन करने के लिए, और एक्वा भी इस चीज़ को समझ जाता है, और इसके बाद एक्वा फिर से डायरेक्ट घर पे जाता है, और क्योंकि एक्वा मिडिल स्कूल में था तो फॉर्मली काम नहीं कर सकता, तो डायरेक्टर के अप्रेंटिस के रूप में ही उसकी मदद कर रहा था फिल्म प्रोडक्शन में। और सब उनकी बात से पता चलता कि रूबी फाइनली एक आइडल बनने वाली थी, बट अब क्योंकि रूबी को उनकी फैमिली मैनेज करने वाली थी, तो अब एक्वा को ज़्यादा टेंशन या फिर दिक्कत नहीं थी, एज रूबी की चीज़ें उतनी ज़्यादा खराब नहीं होगी। और हमें पता चलता है कि रूबी और एक्वा सेम स्कूल में जा रही थी, बट रूबी परफॉर्मिंग आर्ट डिपार्टमेंट में, और वहीं पे एक्वा जनरल एजुकेशन में। और जब पहले एक्वा डायरेक्टर के पास गया था कि एक्टर बनने के लिए, तो एक्टर बनना उसका एक जरिया था आई की हत्यारे यानी कि फादर को ढूंढने का, और डीएनए टेस्ट से उसकी आइडेंटिटी का पता लगा सकता है। तो उसे एक ऐसी पोजीशन चाहिए थी जहाँ पे एंटरटेनर्स के डायरेक्ट कंटेक्ट में आ सके, तो एक्टर बनना एक शॉर्टेस्ट रूट था, बट वो किसी और जॉब या पोजीशन में भी ये चीज़ कर सकता है, एज उसने पहले डायरेक्टर की मूवीज़ में बहुत से रोल्स किए थे जहाँ उसे एक बात क्लियर हो गई थी कि उसके पास आई तरह एबिलिटी नहीं थी ऑडियंस को ग्रैब करने की, तो एक्टिंग उसके लिए एक ऐसा गोल थी जो उसकी एबिलिटीज़ के बियॉन्ड थी। बट इस प्रोडक्ट से क्या आते हैं ड्रीम करने के लिए, ऐसा हर एक आदमी बस राइट होता है ड्रीम करने का, और उनके अकॉर्डिंग जब तक एक्वा ट्राई नहीं करेगा वो अपने गोल पे रीच नहीं कर पाएगा, और वो उसे कहते हैं अपने टैलेंट पे फेथ रखने के लिए। और पहले आपको ये लगता था कि उसके पास एक तरह टैलेंट थे, बट इस प्रोडक्टर क्या आता है कि भले ही एक्वा के पास बहुत ज़्यादा टैलेंट हो या फिर बहुत ज़्यादा स्पेशल हो, बट एक्वा कभी भी आई नहीं बन सकता, और ना ही कभी भी आई एक्वा बन सकती थी। ऐसा एक पर्सन अलग होता है, और वो उसे एडवाइस करते हैं कि उसे एक दो एडवाइस के बाद में रुकना नहीं चाहिए, बट अपनी पूरी मेहनत करनी चाहिए। एज वो बहुत ज़्यादा यंग था एक एवरेज पर्सन की तरह एक्ट करने के लिए, और वो एक्टिंग करना चाहता है, बात बहुत ज़्यादा ऑब्वियस थी, और इस पे एक्वा भी कुछ बोलने वाला था, बट डायरेक्टर की मदर वहाँ पे आ जाती है
और हम उस बात को नहीं सुन पाते। और नेक्स्ट दिन रूबी और एक्वा ये तो स्कूल में इनरोल करते हैं। तो वहाँ पे रूबी परफॉर्मिंग आर्ट डिपार्टमेंट में और वहीं पे एक्वा जनरल एजुकेशन में इनरोल करता है। और तभी वहाँ पे देखते हैं काना आरिमा को और एयो के नाम से उसे पहचान जाती है और वो बहुत ज़्यादा ग्लैड या फिर खुश थी उसे वहाँ पे देख के। ऐसे लगा था उसने एक्टिंग छोड़ दी होगी, बट वहाँ पे फिर से मिले थे तो साथ में फिर से एक्टिंग कर सकते हैं। बस एक्वा बताता है कि वो जनरल एजुकेशन में था तो बहुत सा शौक हो जाती है और यहीं पे एपिसोड भी एंड हो जाता है। तो आज का रोड काफ़ी सही था और इसकी ओपनिंग और एंडिंग के सॉन्ग के साथ साथ उनकी विजुअल भी बहुत ज़्यादा सही थी और इसकी ओपनिंग स्पेशली बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल है और मैं उसे वन ऑफ द बेस्ट ओपनिंग में काउंट कर सकता हूँ। साथ में हम इस एपिसोड में देखते हैं जो एक अंडरग्राउंड आइडल ग्रुप था उनकी कठिनाइयों को एस उन्हें अपने एंड्स मीट करने के लिए भी बहुत कुछ करना पड़ता है और लास्ट में उनकी मेंबर थी उस साथ बहुत ज़्यादा बुरा लगता है एज वो उन्हें सब कुछ बताती है बट फिर भी वो उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं देते हैं। और साथ में हमें एक और सीख मिलती है कि हर एक आदमी को ड्रीम करना चाहिए एज जब तक ट्राई नहीं करेगा तब तक वो अपने गोल पे रीच नहीं कर पाएगा। और यहीं पे हम वीडियो को एंड करते हैं। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट में, तब के लिए बाय सनरा। फील करो खुद को, उड़ने लगा मैं आसमान में।